मैंने एक बार बताया था कि मैं एक भाव आज तक सोच रहा हूँ, आज कम से कम 2.5 3 4 महीने हो गए हैं, वो याद नहीं आ रहा है। इतनी सुंदर पंक्ति थी, मैं भूल गया। अगर ये ना होती तो संगीत होता, संगीत ना होता तो जीवन में शिक्षिकारी तो होता ही। कि गोरी चढ़ गई अटरियों के जीना, अब चढ़ रही है वो, गोरी चढ़ रही अटरियों के जीना, चढ़ गई अटरियों के जीना जीना, गोरी चढ़ रही अटरियों के जीना। नमस्कार। डूडलिंग वर्ड्स की पॉडकास्ट सीरीज दास्तां कहते कहते में आपका स्वागत है। आज हम हमारी आंचलिक भाषा बुंदेली के ऐसे महारथी को आपके समक्ष लाए हैं जिन्होंने बुंदेली क्षेत्र में जो कार्य किया शायद ही सागर शहर में किसी ने किया हो। आधुनिक युग के एक बुंदेली के काफ़ी विख्यात कवि, विख्यात रचनाकार हरगोविंद विश्व जी हमारे बीच हैं। आज हम उनसे कुछ आंचलिक सवाल या कुछ हमारी बुंदेली भाषा के सवाल और कुछ साहित्य से संबंधी सवाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं हरगोविंद विश्व जी के पास। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी आप कैसे हैं? आपके सामने बैठा हूँ, बोल रहा हूँ और बैठा हूँ, ईश्वर की कृपा है। स्वस्थ हूँ, सबसे मिलता जुलता हूँ और वर्जिश भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, यथावत उठता हूँ, स्नान ध्यान सब करता हूँ। तो अभी हमें कोई शारीरिक दिक्कत नहीं है। आपका सद्भाव है कि जो हम अभी 85-86 वर्ष की उम्र में आपके समक्ष बैठे हुए हैं। तो पहला प्रश्न हम आपसे करते हैं कि इन दिनों आप क्या सोच रहे हैं? अब ये प्रश्न तो इतना बृहत है, किस पक्ष में किस बारे में सोच तो मैं यही रहा हूँ कि 3 महीने के इस लॉकडाउन में बुंदेली की सेवा पूर्ण नहीं कर पाया हूँ। उस सेवा से मैं वंचित हूँ। सोच रहा हूँ कब मैं निकलूँ और जनमंचों पर पहुँचूँ, बुंदेली का प्रचार प्रसार करूँ और अपने लोगों को इस मातृभूमि में जिन जिन ने जन्म लिया है उस बुंदेली बोली को उजागर करूं, जैसा मैं करता आया हूं और कर रहा हूं। यही मेरी सोच है। साथ ही साथ यह जीवन की जो शेष क्षण बचे हैं जीवन के, उसमें कुछ ऐसा कार्य करना है जो हमारी स्थायित्वता को बरकरार बना के रखे। यही मैं सोच रहा हूं। जैसे हम साक्षात्कारों की बात करें तो वो कुछ विशेष रचनाओं के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं और ये एक उपयोगी माध्यम भी है। तो आपकी वो रचनाएं जो आपके बहुत नज़दीक हों, उनके विषय में आप कुछ स्पष्ट करना चाहें? हाँ, साक्षात्कार हर कलाविद, हर ऐसे व्यक्ति का जो देश के लिए काम कर रहा है, अनोखा काम कर रहा है, उसके लिए साक्षात्कार अपने मन की अभिव्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने जो मेरी रचनाओं के बारे में पूछा तो तुलसीदास के शब्दों में निज कवित्व के ही लागना निका, सरस होए या होए अति फीका। फिर भी जो लिखता है कवि उसे सब अच्छा होता है, लेकिन वो जांच लेता है जब जनमंचों पर, रेडियो पे, दूरदर्शन पर यत्र तत्र प्रस्तुत करता है तो बार बार जिन रचनाओं की फरमाइश आती तो वो समझ जाता है कि यही रचनाएं मेरी थोड़ी लोगों के मन को छू रही हैं। और रेडियो से, जनमंचों से जो उनका वास्तविक मूल रूप नहीं बता पाता है वह साक्षात्कार में बता देता है। लेकिन अगर जनमंच भी रहते हैं और श्रोता इतने सजग होते हैं तो कभी कभी उनको बताना पड़ता है, क्योंकि रचनाएं कई प्रकार के दृष्टिकोण रखती हैं। उनमें से मैं एक अपनी रचना जो मैंने अपने शैक्षणिक जीवन काल में लिखी थी, और बिल्कुल सत्य है, ये पूरी यूनिवर्सिटी जानती है, हमारे जीवन के साथ में जो रहे हैं वे सब जानते हैं। एक रचना एक
दंपत्ति दोनों विद्यार्थी थे, उनकी शादी वहीं हुई और उसी शादी के दौरान फिर वो एमए पढ़ने आए। वो महिला उम्मीद से थी, माने गर्व से थी, और वो जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और मैंने लिखा, उसी समय ये रचना लिखी कि गोरी चढ़ गई अटरियों के जीना। अब चढ़ रही है वो, गोरी चढ़ रही अटरियों के जीना, चढ़ गई अटरियों के जीना जीना, गोरी चढ़ रही अटरियों के जीना। अक्सर लोग श्रृंगार की बात सोचते हैं, श्रृंगार मेरा उद्देश्य कुछ और था, जो बाद में आपको देंगे कि पहली दूजी सीढ़ी गोरी कूद कूद चढ़ रही, तीजे पे आए हसीना, हंसी रुक गई। पहला दूसरा माह जब चला, तीसरा महीना लगा तो वो हंसी। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं अंत में बताता हूँ। चौथे पांचवी सीढ़ी गोरी हाँप हाँप चढ़ रही, काँप काँप चढ़ रही, और छठवें पे टपके पसीना, और 7 या 8 सीढ़ी भैया भारी मुश्किल की, 9 में लगे थे महीना। यहाँ 9वीं सीढ़ी की बात भी है, जीवन की सीढ़ियाँ 9। ये 9 सीढ़ियाँ कौन सी हैं? जब अर्थी जाती है तो 2 लंबी लकड़ी और 7 ऐसी बनती हैं, ये 9 वे हैं। ध्यान रखना, ये मूल बात मैं समझाना चाहता हूँ। जो अर्थी में 2 बनती हैं लंबी डांडें और 7 बनती हैं, वो 9 कहलाती हैं। तो गोरी चढ़ गई अटरियों के जीना, जीवन के अंतिम क्षणों की ये बात है, मैं बताना चाहता था। 9वीं सीढ़ी चढ़ के गोरी पहुंची रे अटरिया, तो तन लो की सुधिया रही ना, फिर भी चढ़ गई अटरियों के जीना। कि 9वीं सीढ़ी चढ़ के गोरी पहुंची रे अटरिया, तो तन लो की सुधिया रही ना, फिर भी चढ़ गई अटरियों के जीना। इतने भारी दुख देखो गोरी ने सहले, पे चढ़वे से लेकिन हटी ना पुनर्जन्म। ये पुनर्जन्म की बात वहाँ भी है और यहाँ गर्भ की बात ही पुनर्जन्म है। एक बच्चा हुआ, 2 हुए, 3 हुए, यहाँ एक बार मृत्यु हुई, दूसरा आया, फिर हुई, जन्म हुआ। ये मैं समझाना चाहता था। तो मैंने इसको साक्षात्कार के रूप में और जनमंचों के रूप में इसको स्पष्ट रूप से जब तक ना समझाओ तब तक लोग कहीं का कहीं ले जाते हैं। हाँ जी। तो अगला प्रश्न है, अगर आप साहित्य के क्षेत्र में ना आए होते, यानी साहित्य आपके जीवन का इतना बड़ा हिस्सा नहीं होता, तो आपका जीवन किस प्रकार का होता? ये तो बड़ा सरल प्रश्न है। सामान्य जीवन तो हर कोई जीता है, कोई विधा उसके पास ना हो, कोई कला उसके पास ना हो, तब भी वो जीता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जीवन के हजारों काम उसके साथ हैं। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार कहें, मैं तो उर्दू कम बोलता हूँ, आभारी हूँ कि मैं उनके दिए हुए 2-2, 3-3 वरदानों से उत्प्रोत हूँ। माने ये भी कहना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे एक विधा दी, दूसरी विधा दी, 3 दी। इधर मुझे संगीत दिया और मुझे बहुत से गेम्स खेलने में, इंडोर गेम्स में मैं ऑल इंडिया स्तर का ये कैरम का चैम्पियन भी रहा हूँ। तो अलग अलग चीज़ें दी हैं। अगर मेरे साथ साहित्य न जुड़ा होता, मैं साहित्य विधा पे ना होता, तो संगीत तो मेरा था। मैं लोक संगीत मैं पहले ही से गाता हूँ। मेरे माता पिता के समय 10 साल की उम्र से मैं संशैली से गा रहा हूँ। तो लोक संगीत वो भी ना हो तो मैं शिक्षिक कार्य तो कर रहा हूँ। शिक्षक एक ऐसा वर्ग है जिसमें ये दोनों विधाएं बड़ी कारगर होती हैं। बच्चों के सामने बड़ा आनंद आता है पढ़ाने में, लेकिन मुझे गीत गाते गाते इस विधा में भी आना पड़ा और दोनों विधाएं मेरे सामने आई। तो मैं गीत भी लिखता हूँ, गाता भी हूँ, लोक संगीत भी गाता हूँ, अपने भी लिखे गाता हूँ, दूसरों के भी गीत गाता हूँ। अगर ये ना होती तो संगीत होता, संगीत ना होता तो जीवन में शिक्षकी कार्य तो होता ही। जी।
कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे मन में बहुत छोटे से समय के लिए कोई एक विचार उत्पन्न होता है, लेकिन वो विचार ऐसे होते हैं कि वो बड़े ही प्रबल होते हैं अपने आप में। जी हाँ। और हम लेकिन उन्हें लिख नहीं पाते क्योंकि वो थोड़े ही समय में खत्म हो जाते हैं। बहुत कीमती बात आपने कही है। विचारों की श्रृंखला, विचारों का रहट आदि के मस्तिष्क में 24 घंटे चलता रहता, भले वो सोता हो। जागृत अवस्था में यदि वह इस विचार से, इस भाव से अपने आप को अछूता रखता है या उसको सृजित नहीं, उसको एकत्र नहीं कर पाता, लिख नहीं पाता, नोट नहीं कर पाता है, तो बड़ी हानि उसको होती है। वह एक बहुत बड़ी संपत्ति को खो देता है। जाने उस भाव, उस विचार में समाज का भाव, लाभ छुपा था, व्यक्ति का था, देश का था, किसका भला होने वाला था, जीवन का किस आयाम में वह भाव काम करने वाला था, इससे वो वंचित हो जाता। अतः इसको सहेजने के लिए, जैसा हमारे डॉक्टर सागर भाई ने कहा कि कलम और कागज़ उसके सामने होना चाहिए। मैं आपको एक विशेष बताऊँ, मैं कागज़ मैंने कभी नहीं खरीदा। परीक्षाओं में जो पेपर बचते थे उसकी पीठ पर जो कोरा था उस पर ही लिख देता था। पैम्पलेट जो बाज़ार में मिले कहीं पर उस पर लिख दिया, तो 2-4 पैम्पलेट मेरे पॉकेट में रखे ही रहते थे। और मैं जब सोता हूँ तब भी मैं कागज़ रखे रहता हूँ। कागज़ों की कमी मुझे नहीं पड़ी, क्योंकि एक तरफ कोरे कागज़ मिल जाया करते थे। और अगर ये सहेज के आप रख लेते हैं, मैंने एक बार बताया था कि मैं एक भाव आज तक सोच रहा हूँ, आज कम से कम 2.5-3-4 महीने हो गए हैं, वो याद नहीं आ रहा है। इतनी सुंदर पंक्ति थी, मैं भूल गया। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा था, और मैं साहित्यकारों सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि ऐसे पल को छोड़ना नहीं चाहिए, नोट कर लेना चाहिए, जो भी हो हाथ पर लिख लेना चाहिए, लेकिन उस भाव को संक्षिप्त में लिख लेना चाहिए। ये बड़ी हानि होती है, एक बहुत बड़ी पूंजी और संपत्ति से हम वंचित हो जाते हैं। यहाँ समय के साथ साथ बुंदेली साहित्य में क्या परिवर्तन हुए? हाँ, मैं 75 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूँ, जब मैंने धरातल पर पाँव रखा था। उस समय जो मैं गीत सुना करता था, जो रचनाएं सुना करता था, कवियों को तो कम सुना करता था, मैं लोक गायों को गीत गाते सुनता था। वे भी तो किसी ने गीत लिखे होंगे, गीत लिखे होंगे। और हमारे क्षेत्र के लोगों की भावना है कि वे तो तत्काल भी रचनाएं बनाते, आज भी बनाते, पहले भी बनाते थे। पर उस समय विशेषता ये थी कि बहुत सुसंस्कृत, सुगठित, सरस और भावपूर्ण तथापि समाज उपयोगी शब्दावली का प्रयोग होता था। उस समय मैंने निश्चलता पाई थी। आज वह निश्चलता दूर हो गई। क्यों? कि आगे चल के जो समाज की दृष्टि है, या जिसको कहते हैं बहुलता है, किसी चीज़ की जब बहुतायकता हो जाती है तो मूल्य बिगड़ जाते हैं। और अब धीरे धीरे वो बात उसी समय पर जब आल्हा उदल आल्हा लिखे गए हैं, तो जगनिक ने लिखा था 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में, वो बुंदेली परिवेश के साथ साथ बनाफरी में लिखा गया था। वो देख कर के लिखते थे तो वास्तविकता थी, आज सुनकर के लिखते हैं तो अवास्तविकता आ जाती है। ऐसे बहुत से परिवर्तन हैं जो हम पाते हैं कि जो उस समय से आज की तुलना अगर हम करें तो हमारे सामने बहुत सी ऐसी आती हैं कि लोग काव्य सृजन पढ़कर नहीं करते, गुरुओं से सलाह लेके नहीं करते, स्थिति को देखकर नहीं लिखते। आपके मन की जो बात है उसको हम लिख देते क्योंकि हम लिखना जानते हैं, तो वो बात अछूती रह जाती है जो उस गीत में होना चाहिए। और आज हम नए नए भाव
और नई नई बातें उसमें पहुंचा देते हैं। उस समय पर मैंने कुछ नोट किए हैं कि कवि को, जैसे मैंने कहा कि सुनना चाहिए, दूसरों को सुनना चाहिए, दूसरों को पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी जो लिखी नित्य कवित्व कोई अपनी लिखी जो है वही सुना दी, चलते बने। हमें आपकी नहीं सुनना है, जो मैंने लिखा वो सही लिखा। आज समस्या ये है कि हम उनसे कह भी नहीं सकते कि इसमें ये संशोधन हो, ये संशोधन, कुछ नहीं, सुनना ही नहीं चाहता व्यक्ति। तो ये परिवर्तन एक हमारे सामने आ गया है। हम लिख जाते हैं, समय काल को देखकर उसमें पुनर्विचार करना चाहिए। पहले ऐसे होता था। पुनर्विचार एक इतनी अच्छी विधा है कि अगर हम पुनर्विचार करते हैं तो हमारा साहित्य पुष्ट होता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही बदलते हैं। अगर इसको हम नहीं कर पाते हैं तो निस्संदेह हमारा साहित्य दूषित हो जाएगा। ये एक बड़ी विडंबना है। बुंदेली में गज़लें, बुंदेली में हाइकू, हाइकू जापानी प्रथा है। अब हमारे देहात का आदमी क्या जाने हाइकू, क्या जाने वो गज़लें? वो तो स्वांग, गारी, दादरे, कैरवा इत्यादि जानता, फागे जानता है, फागें कितनी प्रकार की होती ये सब जानता है। उसे क्या हाइकू से, लेकिन हाइकू लिख रहे हैं लोग, गज़लें लिख रहे हैं लोग। गज़ल जब तक की आप लिखेंगे तो बुंदेली में क्या साहब, वो एक कौन हमारे लेखक हो गए हैं, उनकी बात लेकर के लिखी थी साहब, वो तो भी लिखते थे। अरे भाव है तुम तो किसी भाषा में लिख दो, तो आप बुंदेली गज़ल नहीं, बुंदेली भाषा गज़ल कहो, बुंदेली गज़ल मत कहो। ध्यान रखना शब्द, बुंदेली गज़ल और बुंदेली भाषा गज़ल, इनमें बहुत अंतर है। क्योंकि बुंदेली गज़ल तो होती ही नहीं है। बुंदेली में, बुंदेली भाषा में आप गज़ल की विधा पे कोई चीज़ लिख दो, वो बात अलग है। तो अब मैं पाता हूँ कि लोग उत्सव में लोगों को प्रसन्न करने के लिए, मंच लूटने के लिए तरह तरह के प्रयोग, नई भाषा के प्रयोग, विभिन्न शब्दों को प्रयोग करने लगे हैं, जबकि वो नहीं होना चाहिए, आजकल हो रहा है। और रोकने वाला कोई नहीं, किसी से आप रोक नहीं सकते। ये हमारे सामने एक समस्या है। हमारी बुंदेली में कोई गज़ल होती नहीं है, लेकिन भाषा का प्रयोग करते हुए गज़ल लोग लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं मैंने भाव प्रकट कर रहे हैं, उसे मैं मान्य करता हूँ। तो भाव कुछ भी हो, लोगों के सामने वो बात रखना चाहिए जो कहना चाहते हो। हम भोजन की थाली में से भोजन के सब अलग अलग व्यंजन खाते हैं, लेकिन कोर तो एक है, जाए पेट तो एक है। उस भट्टी में सब जैसे मानव मन में वो बात चली जाती है, इसलिए मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ। लिखने वालों को मैं ताना देता हूँ, मैं उसको बुरा कहना चाहता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि लेखन को आज की तारीख में जो लेखन हो रहा है उसको भाव अभिव्यक्ति के साथ साथ व्यावसायिक दृष्टि से भी देखा जाने लगा है। तो भाव अभिव्यक्ति के साथ साथ उसे व्यावसायिक दृष्टि से भी देखना कितना सही है, और भाव अभिव्यक्ति की अपेक्षा, यानी आप भाव अभिव्यक्त नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसे व्यावसायिक दृष्टि से देख रहे हैं, तो इन दो चीज़ों को आप कहाँ देखते हैं? हाँ, अभी मैंने आपको यही बात बतलाई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में कि पहले राजा महाराजाओं के आश्रय में कवि रहा करते थे, उन्हें पुरस्कार मिलते थे, हीरा मोती जवाहरात मिला करते थे। वो भी धन का रूप था, पर व्यवसाय नहीं था। उनकी इच्छा पर होता था, और सभी के साथ एक नहीं होता था। वही धरातल चला आ रहा है। आज रेडियो, दूरदर्शन, ग्रामोफोन इत्यादि ने ले लिया है, कैसेटों ने ले लिया है। अब व्यावसायिकता का प्रयोग मैं कहीं कहीं कम मानता हूँ, कहीं कहीं ज़्यादा मानता हूँ, पर उसे उचित मानता हूँ, मैं अनुचित नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि मेरी रचना से, मेरी काव्य कृति से छपवा कर आप व्यवसाय कर रहे हैं, मुझे क्या?
लेखन तो मेरा है, भाव विचार मेरे हैं। तो पहले जो रॉयल्टी सिस्टम था वो भी व्यवसाय के करीब था, रॉयल्टी, पर वो भी रॉयल्टी निर्धारित थी। जैसे मैंने ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर मुझे रॉयल्टी मिलती थी, आज भी कबे बजे रमतुल्ला की रॉयल्टी 5-6 साल में एक बार आ जाती है मेरे पास। तो रॉयल्टी उसका पारिश्रमिक का स्वरूप था। अब व्यवसाय हुआ, आपके यहाँ शादी हुई, आपके यहाँ उत्सव हुआ, आपने बुला लिया। जैसे हमारे यहाँ राई होती है, नृत्य होते हैं, नर्तक होते हैं, बड़े बड़े गायक होते हैं, इनको आप बुलाते हैं, वे इतने इतने साजवाज लेके आते हैं। अगर उनको ये पैसा नहीं मिलेगा तो ये कहाँ से आएंगे, उनकी जीवन की रोटी कैसे चलेगी। पहले जो व्यक्ति लिखता था वो निस्वार्थ जनसेवार्थ लिखता था। धीरे धीरे जब उसने देखा कि हमारी कृतियों को छपवा कर, हमारी कृतियों को फिल्म बनाकर, हमारी कृतियों पर फिल्म बनाकर आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो ये लाजमी है कि वी शुड गेट समथिंग, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो मैं इससे ज़्यादा अनुचित नहीं मानता। जी। आप क्या किसी उदाहरण से स्पष्ट करना चाहेंगे कि लेखन कार्य में जब संघर्षरत रहता है इंसान, जब वो सीखता रहता है, तो संघर्षरत समय की जो नकारात्मकता को हम एक भावावेश, एकदम एग्रेशन में आके साहित्यिक दृष्टि से लिख देते हैं, उसको बड़ा बड़ा चढ़ा के उसमें भी कई भाव मिला के लिख देते हैं, काफ़ी गुस्से में भी कोई कुछ रचनाकार लिखते हैं, तो तब लेखक और पाठक का जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है उसको आप कितना महत्व देते हैं? पर्याप्त। दोषी दोनों हैं, सहभागी दोनों हैं। कभी नहीं होगा श्रोता को क्या मिलेगा, श्रोता नहीं होंगे कभी क्या करेगा। अब बात रही जद्दोजहद की कि आपने अतिशयोक्तिवश कुछ लिख दिया, अनभिज्ञतावश कुछ लिख दिया, उस लेखन से लोगों का दृष्टिकोण बदला, उसके दोषी दोनों होते हैं। अगर हम इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें कि हमारी संस्कृति, हमारे सरोकार, हमारे तीज त्यौहार, हमारे उत्सव हमें क्या पुराना परिवेश दर्शाते हैं, उसकी लीक पर हम अगर चले आते हैं तो हम ऐसा कोई प्रयोग ना करें जो हमें हानिकारक सिद्ध हो। कभी कभी शब्दों की विडंबना हो जाती है। एक हम आपको उदाहरण बताएं, मेरा एक गीत है, उसकी पंक्तियाँ आप सुनोगे तो शब्द की अनभिज्ञता से अतिशयोक्ति समझ जाते हैं लोग और उसे शीलता के धरातल से बाहर कर देते हैं। एक पंक्ति है, मेरा एक गीत है, समदनिया से मोरी चिनार। शब्द समझ लीजिए, चिनार और से, समदनिया से मोरी चिनार। यहाँ चिनार का अर्थ होता है पहचान, परिचय। लोगों ने हमारे उस रिकॉर्ड पर या लोगों ने हमारी रचना पर उसे छिनार, छिनाल, एक अचरित्र वाली, गलत चरित्र वाली स्त्री का संबोधन जान लिया। और मेरे पास कई पत्र भी आए और लोगों ने ताना भी दिए, यहाँ तक कि कंपनी को लिखा गया कि इस प्रकार के गीत किसने लिखे। तब मुझे स्पष्ट करना पड़ा कि शब्द एक नहीं, कई जैसे एक पर्यायवाची शब्द होते हैं, पर बुंदेली में चिनार शब्द का अर्थ जब मैंने उनको समझाया, लिखित में दिया, मुझे जाना पड़ा, जब उनकी समझ में आया तो शब्दों का भी एक भेद होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग भी संभल के करना चाहिए और नहीं तो उसको कोष्ठक में या कहीं भी आगे स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। ये है, इसलिए पाठक, आपने सजगता की बात की कि पाठक को भी सजग रहना चाहिए। हमारे साहित्य को परिमार्जित कौन करेगा? पाठक, श्रोता। हमारा लिखा हुआ पढ़ेगा पाठक और गाया हुआ सुनेगा श्रोता। तो इन दोनों का इसमें सहभागिता मानी जाती है और यह हमारे साहित्य के लिए सुदृढ़ करने वाली एक नीति है।
अब जैसे आगे बात करें, आपने कई रचनाकारों को पढ़ा होगा, कई हिंदी, कई बुंदेली, बड़े बड़े रचनाकारों को पढ़ा होगा। तो अगर आप समय की यात्रा करने का आपको मौका मिले कि आप समय में पीछे जाएं, जितना चाहे पीछे जाएं, और आप किसी एक रचनाकार का चरित्र जिएं, तो आप कौन सा एक रचनाकार बनना चाहेंगे, और उनकी ऐसी एक कौन सी रचना है जिसमें आप परिवर्तन करना चाहेंगे? वह परिवर्तन घटाने और बढ़ाने दोनों के हो सकते हैं। देखिए, ये तो बड़ा पेचीदा और कठिन सवाल है। किसी की रचना, किसी साहित्यकार की विधा को किंचित मात्र भी हम और आप या किसी साहित्यकार को ये अधिकार नहीं है कि उन्हीं का जीवन तब जीऊँगा मैं जब मैं अपने आप में संतुष्ट होऊंगा कि हम मुझसे आप श्रेष्ठ हैं। मेरे अंतस में आपके विचार बैठ जाएंगे, कहीं ना कहीं मेरे जीवन को भी आंदोलित करेंगे। तब तो मैं आपका जीवन जीना चाहूँ, आपका धरातल लेकर आपकी ही घाटी पर। जैसे मैंने आपको जन कवि ईश्वरी की बात बताई, मैंने ग्राह्य की उनकी चौकड़ियों को, पर उसमें मात्रा कम थी। मात्रा माने कड़ियाँ कम होने से मैंने उसको दुगनी की गाने की दृष्टि से, तो मैं उनसे प्रभावित हूँ और वही विधा मैंने अपनाई। तो उनका जीवन जीना चाहता हूँ और उसी विधा पर लिखना चाहता हूँ। और एक और बात है कि ऐसा व्यक्ति पूर्व से ही सुसंस्कृत, सरस, सामाजिक परिवेश की रचनाओं को लिखने वाला होना चाहिए। अन्यथा हम आपको बड़ा मानकर, आपको नेता मानकर, आपको सूरवीर मानकर, आपको कुछ अन्य मानकर, और आपने किसी की रचना रख ली और हम उस पर आपको आमादा हो जाए लिखने को। तो ये हमें परख होना चाहिए आपके बारे में। जब हम हर प्रकार से इस बात को देख लेंगे कि आप निश्चित रूप से युग दृष्टा हैं, समाज दृष्टा हैं, संस्कृति के संरक्षक हैं और हमारे सरोकारों को उचित माध्यम से ले जा रहे हैं, तब मैं आपकी विधा को अपना सकता हूँ। मैं अगला प्रश्न रखता हूँ, वो सामाजिक दृष्टिकोण से है। ये समाज की जो धार्मिक सोच होती है, समाज की धार्मिक सोच साहित्य की उन्मुखता में कितनी बाधक है? आलोचना से बचने के लिए कभी अपने आप से समझौता किया है? प्रश्न तो सामान्य है लेकिन गूढ़ है। आपने सीधा आक्षेप किया है अपने प्रश्न के माध्यम से कि हमारा धर्म का क्षेत्र, धर्म की विचारधारा साहित्य में बाधक होती है। मैं इसे कतई नहीं मानने को तैयार हूँ। धर्म मानव जीवन के चलन के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। वो कहाँ तक किसी को रोकेगा, पर रोकेगा कि किसे, बाधक कब बनेगा? जब धर्म के उद्देश्यों को पूर्ति ना करते हुए ऐसा अनर्गल साहित्य लिखा जाए जो हमारे वातावरण को, हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारी माँ बहनों को, हमारे संस्कृति को दूषित करता हो, तब धर्म निश्चित रूप से लगाम लगाने को तैयार होगा। अन्यथा मैं नहीं मानता कि धर्म कभी भी बाधक होता है। हाँ। और एक बात इसमें और अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि धर्म ने, जिसको हम 4 वेदों से चले हैं, रामायण से चले हैं, गीता से चले हैं, कभी भी किंचित भी अश्लीलता, दूषितता को ग्राह्य नहीं किया है और न इनमें कभी मिलेगा। नहीं, सही बात। ये हमारे अक्षरशः है, कामा फुल स्टॉप से है तो मार्गदर्शक हैं, जिनसे, जैसे मैंने एक रामायण, मैं रामायण भी करता हूँ, भागवत करता हूँ। लोगों को एक चलन सिखाने लिखी गई रामायण है। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, ये पावन सोपायन है, पावन सोपायन। अगर हमने राम के जीवन को, जैसा अभी आपने पिछले में कहा था, तो राम के जीवन को अगर हम अपना लें, प्रातःकाल उठकर रघुनाथा मात पिता, आज हमारे बच्चे अगर ये मान लें दीनों पर, तो हम इसी प्रकार साहित्य में भी, कि ऐसा साहित्य लिखने वाला हमारा अगर आराध्य होता है तो धर्म उसे कभी नहीं रोकेगा। धर्म की क्या मजाल जो
आपके मनोभावों को रोक सके, बशर्ते संस्कृति के अनुरूप हो। जैसे धर्म की बात हुई, कहीं कहीं एक उक्ति प्रयोग में लाई जाती है कि धर्म एक व्यक्तिगत वस्तु है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? धर्म व्यक्तिगत वस्तु तो नहीं है। जब उसे मानने वाले बहुतेक हो जाते हैं, व्यापक रूप से हो जाते हैं, तो फिर वो व्यक्तिगत कहाँ रहता है? किसी व्यक्तिगत ने उसका सृजन, उन उद्देश्यों का सृजन, उन मापदंडों का सृजन जिस पर के मानव को चलना चाहिए लिखा होगा। जैसे वेद पुराण है, लिखा होगा, तब तो वो हमारे जीवन को सुदृढ़ कर सकते हैं। आपका प्रश्न क्या है? धर्म एक व्यक्तिगत वस्तु है, इस चीज ये प्रश्न है ना? जी। तो व्यक्तिगत नहीं हो सकता वो। जहाँ मानने वाले बहुतायत हो जाएंगे तो व्यक्तिगत का सवाल समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये व्यक्तिगत कब होगा? जब हमें नहीं मानना है। जी 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 जी। तो आपका धर्म, आपका व्यक्तिगत है वो। जी जी। तो व्यक्तिगत तभी तो हो सकता है कि हम आपके मानने वाले नहीं, लेकिन जब मानने वाले, अपनाने वाले और सदियों से मानते चले जा रहे हैं, आज नहीं, जी जी, तो हम उसे व्यक्तिगत से उठ कर के, हाँ लिखा तो व्यक्तिगत किसी ने, वेद व्यास ने लिखा होगा, किसी ने लिखा होगा, ब्रह्मा ने लिखा होगा, शंकर ने, किसी ने लिखा होगा, वे तो व्यक्ति थे ना। जी जी जी। लेकिन उनने दृष्टिकोण क्या रखा था? दृष्टिकोण तो सर्वहारा वर्ग रखा था जी 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 जी। कि मानव जीवन के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए ये आयाम होना चाहिए। इसलिए वह व्यक्तिगत होते हुए सार्वजनिक हो गया। जी जी। अब जैसे हम अपने शहर की बात करें तो किसी क्षेत्र की विशेषता उसके साहित्य में प्रतिलक्षित होती है। शायद यही मुख्य कारण है कि उसे दर्पण की संज्ञा दी जाती है। बहुत अच्छा जब है। मुझे अपने ही शहर के साहित्यकारों के बारे में पता चला कि यह शहर ऐतिहासिक स्थान रखता है, तो फिर अन्य साहित्य समृद्ध शहरों की भांति औपचारिक रूप से सागर को श्रेणीगत क्यों नहीं किया जाता? एक प्रश्न में आपके 6-7 प्रश्न, एक में 6-7 प्रश्न हो गए आपके, 5-6 प्रश्न हो गए आपके। उतने मुझे याद भी न रहे शायद, लेकिन ये बात सत्य है। पहली बात तो सत्य है, कवि या लेखक या नाटककार समाज का दृष्टा है। तो एक उदाहरण बता दूं, मैंने इसमें लिखा कि किसी गांव में हम पहुंचते हैं और उस गांव के वातावरण से हम विज्ञ होना चाहते हैं, तो कहा गया है कि किसी एक कवि को, गायक को बुला लीजिए, उससे कोई कविता सुन लीजिए, स्वांग सुन लीजिए, फाग सुन लीजिए, कहरवा सुन लीजिए, लावनी सुन लीजिए और एक आध गीत सुन लीजिए। आप वहाँ के वो वातावरण से, उनकी संस्कृति से परिचित हो जाएंगे। तो समाज का दर्पण समाज का चित्रण करता है। साहित्य समाज का चित्रण करता है, समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, ये चित्रण समाज का करता है। अंग्रेजी में भी कहा है कि हम अगर किसी का कल्चर दे, इफ़ वी वांट टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ दैट प्लेस, तो यू शुड लिसन व्हाट सॉन्ग्स एंड नाटक ETC, आप उसमें पहुंच जाएंगे। तो साहित्य का जो दर्पण है वो सत्य कहा गया है। एक ये बात हुई। अब हमारे सागर की बात आई कि सागर एक ऐतिहासिक नगरी है हमारी। ये मानी हमने, किले यहाँ हैं, तालाब यहाँ हैं, गढ़पैरा यहाँ है, दामुनी यहाँ है, बहुत से स्थान हैं, लेकिन दूसरे शहरों से कम। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आपसे मैंने कहा कि आपसे मेरा परिचय करा दिए। जब तक परिचय नहीं कराया है, यू आर नो मोर। आप मेरे सामने आकर बैठ जाते हैं, आपने नाम नहीं बताया, काम नहीं बताया, जात नहीं बताई, स्थान नहीं बताया, यू आर नो मोर। मेरी दृष्टि में कुछ नहीं है आप।
ठीक हमारे सागर को जनाने वाले मौन रहे, अज्ञानी रहे, रुचि नहीं रही कि हमारे सागर को इस परिप्रेक्ष्य में ले जाएं और हम जताएं लोगों को। ना वो साहित्य रहा, ना कोई यहाँ पत्रिकाएं थी कि जो हमारे सागर की विधाओं को, सागर के ऐतिहासिक क्षेत्रों को हम इस पटल पे, समाज के पटल पे, देश के पटल पे ला सकें। वो हम नहीं ला पाए। अब दूसरे क्षेत्रों में आए, एक अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यहाँ सघन युद्ध नहीं हुए। जहाँ युद्ध होता उसकी चर्चा बहुत होती है। तो सागर में ऐसे कोई भीषण युद्ध नहीं हुए तो हमारे, लेकिन लाखा बंजारा ने एक त्याग किया, तालाब की बात आई। लेकिन किसी ने कभी कभार, एक गजेटियर हमारे यहाँ से निकला था, उसमें बहुत सी बातें दी थी, पर गजेटियर कौन पढ़ता? अनपढ़ जनता कहाँ पढ़ पा रही है। और कितने लोग पढ़े लिखे उस समय थे, इसलिए नहीं पढ़ पाए, सागर हमारा पिछड़ गया। अब हम उन साहित्यकारों को, उन मनीषियों को दोष दें तो कैसे दें? उत्तर हमारे सामने फट से मिल जाता है, आपको क्या पड़ी। ये अंतरात्मा हमारी बताती है। जैसा मैंने भी कहा, मातृभूमि पर जो अपना तन मन लुटाएगा। क्या सोचा था उन्होंने? जब हम अपनी जननी पर कुछ सोचेंगे, अपने सागर का नाम करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा शहर, हमारे शहर की बात, हम शहर का वातावरण, शहर की वस्तुएं, शहर की ऐतिहासिक स्मारक कितने स्तर पहुंच जाते हैं। सागर हिले, सागर संभाग है, हम संभाग को समेटें तो हम चलें उड़ीसा। क्यों साहब विश्वव्यापी है, पर्यटन केंद्र है। वहाँ कुछ विभूतियाँ ऐसी हुई जिससे कि वो उड़ीसा उस पटल पर आ गया। यही हमारे यहाँ के लोगों की कमजोरी रही कि हमने नहीं चाहा कि हमारा शहर आ गया। आपसे आज हमारी बुंदेली भाषा, बुंदेली बोली के विषय में कई वार्ताएं हुई। आपसे हमारे क्षेत्र की कई वार्ताएं हुई, जिससे हमारे दर्शकों को काफ़ी ज्ञान अर्जित हुआ। ऐसे ही आप ज्ञान बांटते रहें, हमारा सहयोग बनाए रहें। तो जो उपाध्याय जी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इस प्रकार के उत्तर देने का, बुंदेली भाषा के संबंध में बताने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, हम अन्य साहित्यकारों के साक्षात्कार आपके समक्ष लाएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें यूं ही प्यार बनाए रहें। धन्यवाद।